हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में। चलिए आज हम बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का विज्ञान साइंस पेपर का हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुँचते रहे। आज हम टोटली कवर 5 गो सेट कराने वाले हैं। पाँचों सेट में से आपको कहीं भी 80 नंबर छोड़ने को कहीं नहीं मिलेगा और ये आप 5 सेट कर लेते हैं, सिर्फ गौर से देख लेते हैं तो आपको 100% गारंटी हम देते हैं जो ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए हम जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा साइंस पेपर होने वाला है, साइंस को हम चलिए देखते हैं और आगे की ओर भी हम बढ़ते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है हमारा यहाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो जनन अंग होता है वो हमारा पुष्प में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कि कहाँ होती है? तो किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है हमारे हरे पेड़ पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? हरे पेड़ पौधे में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग होता है उसी से टूटने के बाद हमारा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि CO2 के टूटने से ही ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ जो होती है अग्नाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। अब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो होती है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया वो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी 5 का हो जाएगा डी। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है हमारा अवायवीय शोषण के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है 6 का। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि हम प्यूटरी ग्रंथि को ही कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, पौधे में वायवीय भागों में वायवीय भागों में जल के ह्रास की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो पौधे में वायवीय भाग के जल के ह्रास को विक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आता है पौधे में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं, घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। घेंघा रोग किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। घेंघा रोग किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से पनपता है। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा लिम्फ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार के आप पल पल के अपडेट चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम पूरे ऑल सब्जेक्ट का 10th हो या 12th हो ऑल सब्जेक्ट का हम मॉडल पेपर इसी प्रकार से देने वाले हैं और कहीं इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अपने दोस्तों में भी शेयर कर सके और पल पल का अपडेट आप सभी को सभी सब्जेक्ट का, मैथ हो, साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सभी का हम इसी प्रकार से देने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 11, रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? या रक्तचाप मापने के उपकरण किसके द्वारा होता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा ही रक्तचाप मापा जाता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो अब ये जस्ट बताएं, जो वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है वो पेड़ पौधे में होता है। तो अब वाष्पोत्सर्जन किस में होता है? तो पेड़ पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा 12 का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, तिलचट्टा में। अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। रक्त एक प्रकार का उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग, 15 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यूरोक्रम के द्वारा होता है मूत्र का पीला रंग। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16, जो निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु जो हमारा आ जाता है केचुआ में, केचुआ है उभयलिंगी जंतु। अब आता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर सी, यकृत से प्रवेश करते जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन होता है। तो जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन जो होता है हमारा डीडीटी होता है। क्या कहलाता है? डीडीटी। ऑप्शन नंबर बी, डीडीटी है ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो कहते हैं हम लोग ना, वह शाकाहारी को कहते हैं। किसको कहते हैं? शाकाहारी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भूमिगत जल का आंसर जो हो जाएगा वो कुआं जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो वह डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? डार्विनवाद कहलाता है, डार्विनवाद। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं ना, वह उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? अंडो उत्सर्ग का जो कारण होता है वह LH हार्मोन्स के कारण होता है अंडो उत्सर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर LH हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंगरहैंस की दूपिकाएँ। लैंगरहैंस की दूपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो लैंगरहैंस की दूपिकाएँ जो होती है अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्त? अग्नाशय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन के किसके कारण जो निम्नलिखित में से संश्लेषण होता है? तो ये हो जाएगा हमारा आयोडीन की कमी। आयोडीन अभी जस्ट हम बताए हैं, आयोडीन के कारण होता है। निस्मल कणिकाएँ पाई जाती है तो न्यूक्लियस में, निस्मल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है? न्यूक्लियस में पाई जाती है। अगला है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो आधा केजी से 1.5 केजी के आसपास इसका मानव मस्तिष्क का वजन होता है हमारा। चलिए इसके आगे हम देखने का कोशिश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 28 निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसमें जो हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा हो जाता है? तो हमारा हो जाएगा वास्तविक और सीधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो गाड़ी जितने भी हम देखते हैं 2 चक्का 4 चक्का, इस सब के साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग होता है वह उत्तल दर्पण प्रयोग होता है मेरे दोस्त। जी हाँ, आप 80+ क्रॉस करना चाहते हैं इस वीडियो को अवश्य ही देखें, पूरा का पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो देखिए, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है, अवतल लेंस, और इनमें से सभी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला चलते हैं, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं, 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, जो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है? तो आकाश का नीला रंग जो होता है ना, वह प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 32 के बी। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसमें 25 मीटर भी दिया गया होगा, 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप लोग गौर से देख करके इसको मारिएगा। 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ऐसा ना जो छूट जाइए। 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता जो होता है, जी हाँ मेरे दोस्तों, इसको 100 में भाग दे सकते हैं आप। तो उत्तल लेंस बोला है तो उत्तल लेंस का ही हमेशा प्लस में ही आता है, प्लस में वो भी तो कितना, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर डी। तो 100 में यदि हम 50 से भाग दे देंगे, 100 में यदि हम 50 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कट करके 2 आ जाएगा, तो 2D हो जाएगा इसके आंसर। तो चलिए इसको हम देखते हैं जिसका आंसर कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो दिया गया है वह +2 दिया है डी नंबर में। अब चलिए, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? क्वेश्चन नंबर 35 होता है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो होते हैं ना, वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5 सतह से घिरा होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यह पक्षमाभी पेशियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा किया जाता है, पक्षमाभी पेशियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 36 का हो गया डी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन पूछे तो भी, अपवर्तन पूछे तो भी, इसका ऑप्शन हमारा 2 ही हो जाएगा, 2।
37 नंबर का 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है ना, वह उत्तल लेंस की तरह होता है। फोटोग्राफी जितने भी कैमरा होते हैं, कोई सा भी कैमरा होते हैं, उसका जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस की तरह भांति कार्य करता है। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कहाँ मिल रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए में। 38 नंबर क्वेश्चन खत्म। यदि एक किरण अवतल दर्पण के लंबवत आपतित होती है तो वह हमेशा वक्ता केंद्र पर ही, मतलब बिंदु से गुजरेगी, वक्ता केंद्र पर। वक्ता केंद्र कहाँ हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 के आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं हो सकता है। देखिए क्वेश्चन फंसा दिख सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वर्ण विक्षेपण इसका नहीं होगा। एक वर्णी है कहता है ना, एक वर्णी कहता है, उसमें श्वेत किरण कहता है तो इसका वर्ण विक्षेपण होता है, लेकिन एक वर्णी कह रहा है तो एक वर्णी में इसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काल मूलतः करती है, तो इसके क्या हो जाएगा? तो गतिमान हवा। जितना भी आप पवन चक्की देख रहे हैं, जो भी पवन चक्की देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जो होता है, तो इसका जो कार्य होता है ना, यह गतिमान हवा जो होता है इसको घुमाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर 41 का सी हो जाएगा। चलिए आप गौर से देखते रहिए इसको। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच की अवतल लेंस में वायु की क्या शक्ति होती है? कांच की अवतल लेंस में वायु की शक्ति होती है हमेशा ऋणात्मक। अवतल लेंस बोला है, तो अवतल लेंस का जो हो जाएगा हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो आप सभी जानते हैं जो अधातु होने के कारण भी यह विद्युत का सुचालक होता है, वो कौन सा है? तो ग्रेफाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अवतल मतलब ये विद्युत का सुचालक है, अधातु फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वक्ता त्रिज्या 1 मीटर की अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो ये फोकस दूरी हो जाएगा 1 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे और आधा कर देंगे तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 44 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 45 को हम देखने की कोशिश करते हैं। 45 में यहाँ क्या कहा जा रहा है? 45 का कहा रहा है 45 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 45 का क्वेश्चन कहता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरणें अभिलंब से दूर हटती है। हमेशा जो कोई भी माध्यम जो होता है, सघन माध्यम हो या विरल माध्यम हो, अगर यहाँ पर द्रव भरा हुआ है, यहाँ वायु है, तो ये एक अभिलंब होता है। जब ये अभिलंब से जाएगी तो ये हमेशा अभिलंब से दूर हटने का कोशिश करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अभिलंब से दूर हटती है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है ना, वो आप घर के अगल बगल में देखते हैं जनरेटर चलता है, इसको जनरेटर कहते हैं। जनरेटर जो होता है ना, वह विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो चलिए इसका जो 46 का ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जनरेटर हो जाएगा। चलिए ऊर्जा का पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो होता है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत या सौर ऊर्जा, कोई सा भी ऊर्जा प्राप्त होता है पृथ्वी पर तो वह सौर ऊर्जा के द्वारा ही प्राप्त होता है। सौर मतलब सूर्य का ऊर्जा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। गौर से देखते रहिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कहा जा रहा है, जो कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होती है? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? जो हो जाएगा विक्षेपण। क्या हो जाएगा? विक्षेपण हो जाएगा हमारा 48 नंबर का बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 49। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कैसी धारा होती है? तो हमारे घरों में जो विद्युत वो तो डायरेक्ट आती नहीं है, मतलब इनडायरेक्ट आती है। इसका मतलब है जो अल्टरनेटिव करंट आती है, डायरेक्ट करंट आती नहीं, लेकिन वह 220 वोल्ट का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 का, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन दिष्ट धारा नहीं होगा, प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा 220 का, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। इसको याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन जाता है हमारा 50 का, जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जस्ता की परमाणु संख्या होती है 28।
तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 51, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। जस्ट अभी हम बता रहे हैं, Na2CO3 × 10H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 51 खत्म। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परवल क्षारक है? परवल क्षारक याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो होता है NH4OH, NH4OH ये जो होता है परवल क्षारक होता है, परवल क्षारक NH4OH। अगला क्वेश्चन है, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किसका? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सब है आयरन का। तो आयरन यानी कि Fe लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 54 के बाद ये 53 के बाद 54 आ जाता है। सल्फाइड एश का सांद्रण किससे किया जाता है? तो ये इसका विधि होता है फेन उत्प्लावन विधि, फेन उत्प्लावन विधि। चलिए फेन उत्प्लावन विधि हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जी, कौन सा 54 हो जाता है ना। तो चलिए हम